नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज के वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको संपूर्ण मौर्य काल का रिवीजन में 8 से 10 मिनट के अंदर करवाने वाला हूँ। तो अगले 8 से 10 मिनट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मौर्य काल से जो भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है उन सबको मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रखा है। तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, इसी कारण मैंने ये सीरीज चलाई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आपका एक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर डिटेल से पढ़ाने वाले टीचर तो खूब है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखा है मौर्य का, लेकिन इस तरह से शॉर्ट फॉर्मेट में किसी ने नहीं रिवाइज कराया है। तो ये एक रिवीजन वीडियो है। तो करते हैं शुरू। ये जो आप मैप देख पा रहे हो ये मौर्य काल अशोक के समय का मैप है, जब मौर्य काल सर्वाधिक विकसित अवस्था पर या चरम उत्कर्ष अवस्था पर था। उसके बाद बात करते हैं मौर्य काल को, करते हैं शुरू। तो मौर्य काल का जो समय पीरियड है यानी टाइम पीरियड जो माना जाता है वो माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, जिसे BCE भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं मौर्य काल की स्थापना करने वाले शासक। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था, मतलब मौर्य वंश की स्थापना इसने की थी, फाउंडर था। उसके बाद बात करते हैं 322 BC में, उस समय जो नंद वंश के शासक थे घनानंद, उनको हराकर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य काल की स्थापना करता है या मौर्य शासन की स्थापना करता है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संचालन में, वो भूमिका रही चाणक्य की, या चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि वो इसके गुरु भी थे और इसके प्रधानमंत्री भी थे मौर्यों के। तो इस कारण इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस काल में रही। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो बिहार में पड़ता है वर्तमान में, जिसको आप पटना कहते हैं। तो ये थी मौर्य काल की राजधानी। तो ये हर एक चीज़ में इम्पोर्टेंट फैक्ट डाल रखे हैं तो वो आपके काम आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके प्रमुख शासकों पर। तो मौर्य काल का सबसे इम्पोर्टेंट शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसने सेल्यूकट निकेटर नाम के एक शासक को हराया था, जो कि यूनान का शासक था उस वक्त। और इसको इसकी पत्नी हेलेना से इसने विवाह भी किया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, वो जैन धर्म से संबंधित था। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है श्रवणबेल गोला, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला शासक आता है आपका बिंदुसार। बिंदुसार की जो उपाधि थी या इनका उपनाम था वो था अमित्र घात। ठीक है, और इसकी जो यूनानी राजदूत थे जो इसके दरबार में आया था उसका नाम डाइमेकस था, जो कि यूनानी शासक का राजदूत था। और इसने भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उसके बाद शासक बनता है अशोकमान या सम्राट अशोक, जिसका राज्याभिषेक 269 BC में होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है कलिंग का युद्ध, जो कि 261 BC में होता है। ठीक है, यानी 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा? कलिंग का। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और जीवन में परिवर्तन हुआ, मतलब इसने दम नीति को इसके बाद अपनाया, क्योंकि अशोक का जो हृदय है वो इस युद्ध के बाद परिवर्तित हो गया। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ा और धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया। आगे हम पढ़ेंगे कि धम्म नीति भी क्या था। उसके बाद बात करते हैं मौर्य प्रशासन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मौर्य की जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली थी। केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली का मतलब ये होता है कि वहाँ पर शासन का संचालन में जो सबसे प्रमुख भूमिका थी वो राजा या शासक की हुआ करती थी। उसके बाद राजा या शासक को प्रशासन में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, और मंत्री परिषद के नीचे अपने राज्य को प्रांतों में, उसके बाद जिले में, और जिले में जिलों को गांवों में बांटा हुआ था।
तो प्रांत में भी अलग अधिकारी थे, जिलों में अलग अधिकारी, और गांव में भी जो एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था जिसको ग्रामिक कहा जाता था। तो ये थी मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली। जिस प्रकार अब देश, देश के बाद राज्य, राज्यों के बाद जिलों, जिलों से बाद उपखंड, और उसके बाद ग्राम होता है, उसी टाइप से इनका भी प्रशासन था। उसके बाद मौर्यकालीन इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था या उनके आजीविका के साधन की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आजीविका का जो साधन था वो था कृषि, यानी कृषि उनके जीवन का मूल आधार था, मतलब उनकी आजीविका थी वो कृषि से ही चलती थी। इसके अलावा मौर्यकालीन नहरों के प्रमाण मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनकी जो सिंचाई प्रणाली थी वो उन्नत अवस्था में थी। इसके अलावा शासक जनता से अपनी सुविधाओं के बदले, रक्षा के बदले क्या लिया करता था, टैक्स लिया करता था, और टैक्स प्रणाली भी विकसित थी जिसको कर प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद व्यापार एवं शिल्प के भी बहुत सारे उदाहरण मौर्य काल के हमें अब भी मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं मौर्य कालों में अशोक के जो अभिलेख है, शिलालेख है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं पे बात करते हैं। अशोक के खूब सारे शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख हमें मिलते हैं। मौर्य काल की जानकारी हमें इन चीज़ों से मिलती है। तो अशोक के जो शिलालेख थे उनकी जो मूल भाषा थी वो प्राकृत भाषा में थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और प्राकृत भाषा की जो लिपि होती है वो ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सारनाथ का अशोक स्तंभ या सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये अशोक के अभिलेख थे। ठीक है, उसके बाद अशोक की धम्म नीति पर बात करते हैं। धम्म नीति में मुख्यतः अशोक ने क्या युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया, तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड किया, जैसे हिंसा नहीं करना, प्रत्येक धर्म के लोगों का समान रूप से सहिष्णु भाव से आदर वगैरह करना, माता पिता एवं गुरु आदि का सम्मान करना, पशु पक्षी कल्याण के कार्य करना। इसके अलावा प्रजा कल्याण का जितना हो सके उतनी उनके उन्नत जीवन के लिए कोशिश या प्रयास करना, प्रजा के कल्याण के लिए काम करना। ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें थी, वो अशोक के धम्म के सिद्धांतों के अंतर्गत आती थी। इसके अलावा शिक्षा वगैरह की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत की, यानी मौर्य काल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो साहित्यिक स्रोत है वो है चाणक्य कौटिल्य की एक रचना है अर्थशास्त्र, जिसमें हमें संपूर्ण मौर्य काल की जानकारी मिलती है, उस समय के समाज की, धर्म की, शास्त्र की सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैगस्थनीज की एक रचना इंडिका, जिससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके साथ बहुत सारे जैन और बौद्ध ग्रंथ में हमें उस काल से मिले हैं, जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मौर्यों का पतन कैसे हुआ सर। तो मौर्यों के जो से अशोक के बाद के जो शासक हुए वो कमज़ोर शासक आए तथा वो इस इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण मौर्यों का धीरे धीरे पतन हुआ। तथा 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक शासक था, जो शुंग वंश से संबंधित था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट वरदरथ की हत्या कर दी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य की समाप्ति होती है और उसके बाद गुप्त वंश और शुंग वंश का शासन शुरू होता है। तो ये थे मेरे शॉर्ट नोट्स, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।